आज हम लोग डिस्कस करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस। हम लोगों ने 3 डिसीजंस की बात करी थी, ठीक है। सो अब हम उनमें से एक उठा रहे हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन ये होता क्या है, मतलब कि यहाँ पे हम इस चीज के बारे में बात करेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है, हमारे सोर्सेज क्या होंगे, कैसे पैसे को रेज करना है, फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज, कि किस सोर्स से पैसा आएगा और आपने लेना है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप लोगों ने +1 में ये प्रॉपर डिटेल में चैप्टर किया हुआ है। इक्विटी शेयर्स जो है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स, तो हम ये चीजों के बारे में अब डिस्कस करेंगे। सीधा हम लोग इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड, क्योंकि जो हमारा मेन पॉइंट है उसमें ये दो चीजें ही डिस्कस की गई हैं कि जो पैसा आपने कौन से सोर्सेज से लेना है। हमारे पास दो ही सोर्सेज होते हैं, एक है अपना पैसा यूज कर लो, आपके पास अपना पैसा नहीं है तो हम बाहर से पैसा लेंगे। आपका अपना पैसा कौन सा है, आपने रेशियो चैप्टर में पढ़ा होगा। शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व, सरप्लस, वो आपका पैसा है। अगर मैं अपना पैसा यूज कर रही हूँ, मैंने अपने बैंक से अपनी सेविंग्स को निकाला है, तो क्या मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है? नहीं ना, तो वो मेरा अपना पैसा है। शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के ऑनर्स होते हैं, तो ऑनर क्या है? मालिक। तो अपना पैसा यूज कर रहे हैं फिर भी क्या, तभी तो हम ये कहते हैं ना कि अगर पैसा बचेगा तो आपको पेमेंट हो जाएगी, अगर पैसा नहीं बचा तो हम नहीं देंगे आप लोगों को। तो ये हमारा केस है ऑनर्स फंड का, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, हम शेयर डिबेंचर से लोन, एडवांसेस, बहुत सब कुछ ले सकते हैं, उनमें से ऑनर्स फंड वन ऑफ देम। अभी पता चल गया, एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख सकते हो आगे कि यहाँ पे ऑनर फंड में क्या क्या आता है। यहाँ पे लिखा है उन्होंने, ऑनर्स में शेयर कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस, या आप लोगों ने कुछ रिजर्व्स रखे हुए हैं, वो आपके ऑनर्स फंड में आते हैं। बोरोड क्या होता है? जो बाहर से पैसा मांगा जाता है, जो आप लोगों ने उधार लिया है। उधार क्या होता है? जिसके ऊपर आप लोगों को ब्याज देना पड़ता है। जब आपने डिबेंचर लिए, डिबेंचर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। जब आप बैंक के पास गए, आपने बैंक से लोन लिया, तो क्या फ्री में लोन दिया था उन्होंने? नहीं, उसके बदले में उन्होंने क्या आपसे चार्ज किया? इंटरेस्ट चार्ज किया। तो तभी तो कहते हैं ना, बाहर से पैसा लिया तो आपको कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा बेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? जो भी अगर आप लोग उधार लेते हो, डेट, डिबेंचर्स या किसी भी तरीके से क्रेडिटर से पैसा लेते हो, बैंक लोन लेते हो, आपको उसके ऊपर कॉस्ट, खर्चा पे करना पड़ता है। वो खर्चा क्या होता है? इंटरेस्ट। ये मैंने पहले वीडियो में भी क्लियर किया था, कॉस्ट ऑफ डेट वाला कंसेप्ट। सो ये भूलना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है। सो यहाँ तक हमारा हो गया था ऑनर्स। आगे लिखा है कि डिबेंचर्स, बैंक से लोन लिया है, बॉन्ड्स हैं, सो ऑन, हमारे पास बहुत सारी और ऑप्शंस हैं। वो हमारे कौन से हैं? बोरोड फंड, जिसको हम कहते हैं बाहर वालों का पैसा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करना है कि हम कितना पैसा अपना यूज करें और कितना पैसा हम बाहर के लोगों का यूज करें। So while taking decision, the finance manager compare the advantages and disadvantages of different sources of finance. क्या हमारे पास उसका फायदा है, क्या नुकसान है? पहले तो हम ये देखेंगे कि अगर हम अपना पैसा ले रहे हैं, शेयर होल्डर से पैसा ज्यादा ले रहे हैं, एक हद से ज्यादा भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर शेयर होल्डर कंपनी के ज्यादा हो जाएंगे, उनके पास वोटिंग पावर ज्यादा आ जाएगी। वोटिंग पावर का मतलब वो जो डिसीजन लेंगे, वो जो डिसाइड करेंगे, वही इंप्लीमेंट हो जाएगा। सो किसी भी तरीके से बिजनेस को चला सकते हैं, मेरा कंट्रोल तो खत्म ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हमें क्या है? डिसएडवांटेज। पर एडवांटेज भी है शेयर कैपिटल का, कि आपका अपना पैसा है, बच गया तो दे देना, नहीं बचा तो वो कुछ कहेंगे भी नहीं, क्योंकि एट द एंड उनको डिविडेंड मिलता है, वाइंडिंग अप के टाइम पे भी एंड में उनको पैसा मिलता है। सो उसका फायदा भी है और उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी है, और हमें यही देखना है कि एडवांटेजेस किसके ज्यादा हैं और डिसएडवांटेजेस किसके कम हैं, आप वो फैक्टर चूज करोगे। सो बोरोड फंड हैव टू बी पेड बैक। अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे कि बोरोड फंड के ऊपर इसका डिसएडवांटेज क्या है आप लोगों को, कि आपको ये पैसा वापस करना पड़ता है। इसमें सॉरी, इट ऑल्सो इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क ऑल्सो, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि अगर पैसा नहीं दे पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान लो हम लोगों ने कोई पैसा रेज किया है, घर वाले लोगों को, मतलब ऑनर्स को पैसा मिले ना मिले वो तो कुछ नहीं कहने वाले, पर बाहर के लोग जो है बवाल खड़ा कर देंगे, उनको पैसा देना ही पड़ेगा।
घर में पैसा है या नहीं है तो बैंक में आप ये नहीं बोल सकते भी लोन लिया था 2 साल बाद देंगे, अभी पैसा नहीं है, देना ही पड़ेगा उनको, नहीं तो ब्याज के ऊपर ब्याज ऐड होता जाएगा। सो इसलिए लिखा है कि बोरड फंड आपको वापस भी देना पड़ता है और इसमें रिस्क जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है। और ऑनर्स फंड में मैंने अभी आपको क्या बोला, नो फिक्स्ड कमिटमेंट, बचेगा तो दे देंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो रिस्क यहाँ पे क्या है, कम है। सो फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, प्रेफर करता है बोथ मिक्स। वो क्या करता है, कुछ पोर्शन बाहर के पैसों का लेता है, कुछ पोर्शन अपने पैसों का लेता है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा मैंने अपना ही लगा दिया या सारा पैसा मैंने बाहर के लोगों का ही लगा दिया, तो इस तरीके से नहीं होएगा। मैं एक रेशियो जो है ऑनर्स और बोरोड फंड की मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज करूंगी, जिसको हम कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो। आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। सो हम यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो जो है वो डिसाइड करते हैं। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो कितनी है, 2:1, कि हम ये कहते हैं कि ज्यादा पैसा बाहर का रेज करना चाहिए और कम पैसा अपना यूज करना चाहिए। चलो यहाँ तक ये तो हमारा मीनिंग हो गया ना। मीनिंग किस चीज का पढ़ रहे हैं हम लोग, फाइनेंसिंग डिसीजन का। सिर्फ और सिर्फ कौन सी टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, फाइनेंसिंग डिसीजन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिविडेंड डिसीजन और हमारा नेक्स्ट था कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसको आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हो। मैंने अभी नहीं बात करी, मैंने नहीं बात करी कि हमें कितना डिविडेंड देना है, हमें कितनी एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना है। मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात कर रही हूँ कि पैसा आप अपना यूज करने वाले हो या पैसा आप बाहर के लोगों का यूज करोगे। सो कौन कौन से फैक्टर्स मेरे डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिसीजंस जो हैं वो बेसिकली बीच में आते हैं। फर्स्ट वन लिखा हुआ है इन्होंने कॉस्ट। अब कॉस्ट की इन्होंने यहाँ पे बात करी है, कॉस्ट कौन सी है, आई एम सॉरी गर्ल्स। सो यहाँ पे मैं कॉस्ट की यहाँ पे बात कर रही हूँ। कॉस्ट, अभी मैं कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रही थी आप लोगों के साथ। The cost of raising finance from various sources is different and finance manager always prefer the source with minimum cost. Cost of debt बोला था ना मैंने। Cost of debt क्या था, जो इंटरेस्ट, जो ब्याज आप पे करते हो। तो कौन सा सोर्स मैं लूंगी जिसमें मुझे कम ब्याज देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं पैसा डिबेंचर से लूं या मैं बैंक लोन लूं। तो मैं ये चेक करूंगी कि डिबेंचर के ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बैंक लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर के ऊपर मैं 10% इंटरेस्ट दे रही हूँ, ब्याज मुझे 10% देना पड़ेगा, और जो बैंक लोन है उसके ऊपर सिर्फ 7% है। तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगी, बैंक लोन, जिसके ऊपर भाई ब्याज मुझे कम पड़े। सो यहाँ पे कहते हैं कॉस्ट जो है वो आपका मेन फैक्टर है, जिसमें आपकी कॉस्ट कम होएगी, जिसमें आपका खर्चा कम होएगा, आप वो फैक्टर चूज करोगे। लिख लीजिए साथ में, कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट, एग्जाम्पल, जो इस तरीके से आपको समझ में आता है, क्योंकि बाद में पढ़ोगे 2 महीने बाद तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कॉस्ट किस चीज की हम बात कर रहे हैं, कौन सी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। ये खर्चे वाली बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट वन लिखा है रिस्क। अब वही बात, रिस्क जिसमें कम होएगा आप वो चीज लोगे, या जिसमें रिस्क ज्यादा होएगा आप वो चीज लोगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है अपना पैसा, ऑनर्स फंड, एक है हमारे पास बोरोड फंड। जिसमें रिस्क कम है वो ले लो। रिस्क कम किसमें है, ऑनर्स में। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, दोबारा पढ़ रही हूँ। मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। सबसे ज्यादा रिस्क किस चीज में है, बोरोड फंड में, क्योंकि आप लोग बाहर का पैसा ले रहे हो, और बाहर का पैसा जब भी ले रहे हो आपको क्या पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी कि रिस्क हाई है। ऑनर्स फंड्स में रिस्क क्या है, कम। आपने ये लाइन कैसे लिखनी है कि अगर कंपनी, ये तो इन्होंने जस्ट लाइन लिख दी, अपना मीनिंग क्लियर कर दिया, आपने इसको किस तरीके से पढ़ना है ये सुनिए। आप ये लाइन लिखोगे कि अगर फाइनेंस मैनेजर कम रिस्क लेना चाहता है, ही विल प्रेफर मोर बोरोड फंड्स, फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर्स। सॉरी, मुझे लगता है मैंने गलत बोल दिया, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। कि अगर वो रिस्क ज्यादा ले सकता है, उसको लगता है कि उसके पास इतने फंड्स हैं, अवेलेबल हैं कि वो ज्यादा रिस्क ले सकता है, रिस्क ज्यादा लेना है तो क्या रेज करेगा, डेट फंड। लिख लीजिए साइड पे ना, इस यहाँ पे ये डायग्राम इस तरीके से बना लो, जब भी पढ़ोगे इजीली समझ में आ जाएगा कि अगर ज्यादा रिस्क लेना है तो क्या लेंगे हम, डिबेंचर। कम रिस्क लेना है तो क्या लेंगे हम, इक्विटी। सिंपल सी बात, क्योंकि इक्विटी के ऊपर देयर इज नो फिक्स्ड कमिटमेंट, ऊपर ही पढ़ के आए हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या है, डेट में फिक्स्ड कमिटमेंट ज्यादा है, पेमेंट करनी पड़ेगी।
समझ में आ गया? फर्स्ट वन हमने पढ़ा था कॉस्ट। कॉस्ट किस में ज्यादा होती है? ज्यादा डेट में कॉस्ट ज्यादा होती है, और इक्विटी में कॉस्ट क्या होती है? कम। दूसरा, रिस्क ज्यादा किस में होता है? ज्यादा रिस्क होता है डेट में, कम रिस्क किस में होता है? इक्विटी में। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जल्दी से, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन आपको किस तरीके की चाहिए? ठीक है, या तो अगर आपके पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है या नहीं है, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। सो कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी आल्सो हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द सिक्योरिटी। विद स्मूथ एंड स्टेडी कैश फ्लो कंपनीज कैन इजीली अफोर्ड बोरोड फंड। अगर तो आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, ज्यादा है, तो कौन से फंड्स लोगे आप लोग? डेट फंड, लिख लो। और अगर आपकी ये कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है, आप पेमेंट नहीं कर सकते, पैसा लिक्विडिटी पोजीशन आपके पास नहीं है, नहीं दे सकती मैं आप लोगों को इंटरेस्ट, तो फिर मैं क्या रेज करूंगी? इक्विटी। क्योंकि इक्विटी के ऊपर आपको क्या पे करना पड़ता है? डिविडेंड, वो भी विद चॉइस। पैसा होएगा तो दे दो, नहीं तो नहीं। यही है ना कैश फ्लो पोजीशन। सो कैश फ्लो पोजीशन क्या कहती है कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है या नहीं है। बट व्हेन द कंपनीज हैव शॉर्टेज ऑफ कैश नहीं है उनके पास। मैंने ये पहले भी एक बार एग्जांपल दी थी। आप बोल रहे हो हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, बहुत सारी मशीनरी है, पर देने के लिए गरीब को 10 रुपए नहीं है तुम लोगों के पास, कैश फ्लो पैसा नहीं है, लिक्विडिटी पोजीशन नहीं है, तो फिर कैसे इंटरेस्ट दोगे लोगों का? पे नहीं कर सकती ना मैं पे। फिर मैं क्या रेज करूंगी? अपना पैसा यूज करूंगी, यानी कि मैं ऑनर्स का पैसा यूज करूंगी। अब सारी लाइन पढ़ने से बेटर है, जो मैंने डायग्राम बनाया था वो साइड पे बना लेना। अब कंट्रोल कंसीडरेशन, यहाँ पे ये किस कंट्रोल की बात कर रहे हैं? अब तो, अगर तो आप ये चाहते हो कि शेयर होल्डर तुम लोगों के ऊपर रूल करें, शेयर होल्डर पूरा आप लोगों के ऊपर प्रॉपर उनका कंट्रोल हो जाए, वो मीटिंग अटेंड करे, वो बातें करें, तो ठीक है। अगर आप उनकी बात मानना चाहते हो तो इक्विटी रेज कर लो। पर अगर आप लोग कंट्रोल कंसीडरेशन अपने हाथ में रखना चाहते हो या कम करना चाहते हो, फिर डेट रेज कर लो, क्योंकि डिबेंचर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, डिबेंचर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, अगर कंट्रोल कंसीडरेशन कम चाहिए, आप नहीं चाहते कि लोग कंट्रोल करें बाहर से आके, फिर डिबेंचर ले लो, लोन ले लो बैंक से। उनको आपकी मीटिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपकी मैनेजमेंट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। पर अगर आप ये चाहते हो कि कंट्रोल लोगों का बाहर से ज्यादा हो, लोग ज्यादा मीटिंग अटेंड करें, हमारे शेयर होल्डर बढ़ जाएं, फिर आप लोग क्या रेज करोगे? इक्विटी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस, अगर तो जो हमारे शेयर होल्डर हैं वो चाहते हैं कि हमारा कंप्लीट कंट्रोल रहे, फिर वो क्या प्रेफर करेंगे? बोरोड फंड। यही मैंने बोला था कि अगर कंट्रोल कंसीडरेशन आप लोग अपने हाथ में रखना चाहते हो या कम करना चाहते हो, लोगों को नहीं देना चाहते, तो डेट रेज करोगे। अगर कंट्रोल कंसीडरेशन बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, फिर आप लोग बोरोड फंड यूज करोगे। अब यहाँ पे लिखा है ऑन द अदर हैंड इफ दे डोंट माइंड टू लूज द कंट्रोल, वो उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसके पास कंट्रोल जा रहा है, और कहते हैं हमारे यहाँ पे जो है शेयर होल्डर हमारे साथ और जुड़ जाएं, तो फिर कहते हैं फिर बनाओ और शेयर होल्डर, फिर ऑनर्स फंड सिक्योरिटीज ले लो, फिर इक्विटी वालों को ले लो, फिर हम डिबेंचर से पैसा नहीं लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन होता है शेयर्स को कंपनी से लेके पब्लिक तक पहुंचाना। जो यहाँ पे खर्चा बीच में इन्वॉल्व है वो सारा किसको, उसको क्या कहते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, तो शेयर्स को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में बहुत खर्चा होता है। कौन कौन सा खर्चा होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले ब्रोकर अपॉइंट करो, उसको कमीशन देना पड़ेगा, ब्रोकर फ्री में तो मेरी सर्विसेज नहीं देगा। अंडरराइटर जो कंपनी के बिहाफ के ऊपर सारे शेयर्स बेचता है, वो भी मेरे बिहाफ के ऊपर अगर काम कर रहा है तो उसको फी देनी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टस भी इशू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं तो हमें क्या इशू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए तो ये बड़ा कंपलसरी है। ठीक है, सो ये चीजें हम लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट आप लोगों को, ये मुद्दा आपका मेन है कि हमने ये देखना है कि हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी ज्यादा आ रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ डेट, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑन फ्लोटेशन। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर आप लोग ये खर्चा कम करना चाहते हो,
सो फिर हम क्या करेंगे, उस तरीके से सिक्योरिटीज वो रेज करेंगे। जैसे बैंक लोन है, बैंक लोन में तो कोई प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता ना, कोई ब्रोकर का काम नहीं, कोई अंडरराइटर का काम नहीं। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट तुम लोगों को कम चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे, डेट सिक्योरिटीज, क्योंकि इक्विटी के लिए इक्विटी इशू करनी है तो प्रोस्पेक्टस तो कंपलसरी है। सो नेक्स्ट है कि अगर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं है, आप चाहते हो वो बढ़ जाए या कम हो जाए, कोई इसका मायने नहीं रखता हमारे लिए, तो हम लोग इक्विटी इन द सेंस कि हम ऑनर्स की सिक्योरिटीज जो है वहां से पैसा रेज करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, सो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट आपको मेन कंसर्न है, आपने इसको कम करना है, कंट्रोल करना है, देन पैसा रेज किया जाएगा बैंक लोन से, डिबेंचर से। अदरवाइज आप लोग ऑनर्स फंड अपना पैसा यूज कर सकते हो, शेयर होल्डर से इक्विटी से पैसा यूज कर सकते हो। एंड देन लास्ट हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। देखो कॉस्ट भी बड़ी तरीके की बात करी, एक तो कॉस्ट ऑफ डेट की बात करी थी। कॉस्ट ऑफ डेट होता है जो इंटरेस्ट हम लोग ब्याज पे करते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जो सिक्योरिटीज को फ्लोट करने में, उनको बेचने में, पब्लिक तक पहुंचाने में जो हमारा खर्चा आता है उसकी बात। अब ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, ऑपरेटिंग खर्चा कौन सा है हमारा, हम वो पढ़ते हैं। इफ अ कंपनी इज हैविंग हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन दे मस्ट प्रेफर ऑनर्स फंड। अगर तो तुम्हारा खर्चा बहुत ज्यादा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्योंकि इस जगह नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी ज्यादा है, अपना पैसा यूज करो। अगर आप लोगों का इतना खर्चा नहीं है, आपको लगता है बाहर का पैसा या बाहर का जो भी ब्याज व्यूज का पैसा वो भी आप बेयर कर सकते हो, आपको इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है उसका, फिर आप लोग डेट से पैसा रेज कर लो, ठीक है। अब इफ कंपनी इज हैविंग फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंपनी की ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है, दे मस्ट प्रेफर ऑनर्स फंड बिकॉज ड्यू टू हाई फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट द कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे डेट। वही तो बात है कि अगर कंपनी का खर्चा ज्यादा है, कंपनी के पास पेमेंट मैं कहूँ या कंपनी की मैं कहूँ लिक्विडिटी पोजीशन, वो क्या हो जाएगी, डाउन। लिक्विडिटी पोजीशन डाउन है तो पेमेंट भी कंपनी नहीं कर पाएगी, फिर कैसे तुम लोगों को इंटरेस्ट देना है मैंने। इसलिए उन्होंने लिखा है कि अगर कंपनी के पास और कोई खर्चा नहीं है, कोई ऑपरेटिंग कॉस्ट कोई कुछ नहीं है, फिर तो कंपनी डेट रेज कर सकती है। अगर कंपनी के ऑलरेडी फिक्स्ड खर्चे बड़े ज्यादा हैं तो फिर कंपनी कहते और ज्यादा अपने सिर के ऊपर खर्चा ना ले इंटरेस्ट का, फिर अपना पैसा यूज कर ले उस टाइम पे, ज्यादा बेटर है। अगर जैसे घर में ऑलरेडी कितने खर्चे हैं, बिजली का बिल पे करना है, टाटा स्काई का बिल, इतने सारे बिल हैं, एक और बिल बीच में किस्त लेके आ जाऊंगी बीच में, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, खर्चा बढ़ जाएगा। फिर उस केस में क्या बेटर है, अगर आपके पास अपनी सेविंग्स पड़ी हैं आप उनको यूज कर लो, आप बाहर से पैसा ना लो। सो ये पूरा जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फैक्ट्री इफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, ब्रीफली एक दो लाइनों में दोबारा से मैं बता देती हूँ। फाइनेंसिंग डिसीजन में आपने यही बात करनी है, क्योंकि पहले अगर आपको ये चीज नहीं क्लियर ना कि ऑनर्स फंड और बोरोड फंड कौन से हैं, तो ये सारा टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ऑनर फंड हमारा पैसा, शेयर होल्डर का पैसा। शेयर होल्डर का केस क्या होता है, हमें लास्ट में पेमेंट मिलती है, हमें डिविडेंड एट द एंड मिलता है, नहीं भी मिला तो चल जाएगा, हमें कोई लेना देना नहीं होता उसके साथ, और हमारे पास वोटिंग राइट होता है। और डिबेंचर का केस क्या होता है, उनको सबसे पहले पेमेंट है, वाइंडिंग अप के टाइम पे भी सबसे पहले बाहर वालों को पैसा दो, खुद बाद में हम लोग लेंगे, और उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने लिखा है कि अगर खर्चा बियर कर सकते हो भी, क्योंकि डिबेंचर के ऊपर मैंने क्या बोला है, देना ही देना है उनको इंटरेस्ट, और शेयर होल्डर को मैंने क्या कहा है, बच गया तो देंगे। तो खर्चा फिर ये कॉस्ट किसकी बात कर रहे हैं, डिबेंचर की बात कर रहे हैं। अगर तो कहते हैं ले सकते हो, खर्चा पे कर सकते हो तो डिबेंचर लो, नहीं खर्चा पे कर सकते तो इक्विटी। रिस्क ज्यादा ले सकते हो तो बाहर का पैसा लो, नहीं ले सकते तो अपना यूज करो। कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, पे कर सकते हो उनको पैसा तो बाहर का पैसा लो, अदरवाइज अपना पैसा यूज करो। बस सारे चैप्टर में हर पॉइंट में हमने यही चीज डिस्कस करनी है कि भी हम अपना पैसा लें या उनका पैसा लें, और हर जगह पे आपको यही फैक्टर्स मिलेंगे। सो मेक श्योर ये 6-7 पॉइंट जितने भी हैं ध्यान से पढ़ लेना इनको।
अगर ये चीज आपको क्लियर है, ये सिर्फ 20-30 मिनट का टॉपिक क्लियर है ना आप लोगों को, आपका चैप्टर इजी हो जाएगा। तो कोई भी आपको अगर क्वेरी है तो आप प्लीज मेरे से पूछ लो।